नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। और दोस्तों, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आज जो है ईद के अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद दोस्तों। ठीक है, स्टडीशाला 2.0 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का टेस्ट फिर से करने वाले हैं, कल और आज। ठीक है, 2 दिन हिंदी का टेस्ट होगा और ऐसे दो दो दिन करके सप्ताह में अलग अलग टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चंस रखे जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं और इसमें आपको 15 प्लस स्कोर करना रहता है। ठीक है, 15 प्लस स्कोर आपको करना है और क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रखे गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में जरूर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के साथ आपके सुपर टेट और अन्य परीक्षा की तैयारियों के लिए, आपके विषयों को बेहतर बनाने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको क्लास पसंद आती भी होगी और अगर पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मतैक्य में कौन सी संधि है? तो ये तो आप लोग तुरंत उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतैक्य में कौन सी संधि है दोस्तों? तो आप जानते हैं, जहां भी ये वाली मात्रा मिल जाए, ठीक है, जहां भी आई की मात्रा मिल जाए तो आपको तुरंत एक ही चीज समझ में आता है दोस्तों। कौन सी चीज समझ में आती है? कि ये आपका है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अब बात करें कि इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो मत धन ऐक्य। क्या होगा? मत धन ऐक्य होगा। किसी बार टेस्ट में एक बार ये प्रश्न रखा गया था और यहां पर गलती से ऐक्य हो गया था। ठीक है, तो इसको आप सुधार लेंगे। ऐक्य नहीं होता है, ऐक्य होता है। क्या है? मत धन ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसका उत्तर क्या है? डी वाला उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए कि प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, संधि से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक पूरी श्रृंखला हिंदी व्याकरण की वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे ना इस वीडियो के, तो वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं कि जहां कोई आधा वर्ण आए, ठीक है, और या आ जाए व आ जाए, ठीक है, तो वहां आप जो है तुरंत क्या करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि यहीं से टूटेगा। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इको यड़ची यड़ संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। तो देखिए यहीं से टूटेगा और ई का या बनता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे प्रतिधन उत्तर। ठीक है, ई का या बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब यहां से ई निकलेगा तो ये बचेगा प्रत और ई निकल गया। ठीक है, और ये बना उत्तर। ठीक है, तो ई का क्या हो जाता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि या हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? या हो जाता है। और जब भी स्वर संधि में कोई व्यंजन वर्ण बनता है तो वो हमेशा स्वर रहित मतलब आधा बनता है। ठीक है, तो देखिए ये आधा था ही, तो आपने क्या किया, ये आधा ता और आपने ये आधा आ भी लगाया। अब इसके बाद ऊ है। ठीक है, ऊ है तो ये क्या करेगा, आ करके या को पूरा करेगा। ये आधा था ना, आ करके या को पूरा करेगा तो क्या करेगा, ये मात्रा एक लगा देगा इस पे और बचा आधता तर। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रत्युत्तर। तो प्रति धन उत्तर, आपका संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रतिधन उत्तर। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान रखे गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। मुख दर्शन में कौन सा समास है? देखिए मैं यहां पर बता दूं कि कुछ लोगों का उत्तर ए आ रहा होगा और कुछ लोगों का बी आ रहा होगा। ठीक है, तो जिनका उत्तर ए आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि यहां कोई विशेषण या विशेष्य नहीं आया है, किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही। मुख दर्शन का अर्थ आप निकालेंगे ना, तो मुख का दर्शन। ठीक है, मुख का दर्शन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह आया, तत्पुरुष समास तुरंत हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो मुख का दर्शन हो गया मतलब तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये सारे क्वेश्चंस ही अब परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा में हिंदी को मान्यता कब मिली? संविधान सभा में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो दोस्तों आप हिंदी दिवस मनाते हैं ना, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। लेकिन ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर को क्यों मनाई जाती है जो है हिंदी दिवस, हमारे राष्ट्र में क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? तो उसका रीजन यही है कि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी है उसे हमारे देश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा उसे राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। देखिए बाकी के जो ऑप्शंस है इनमें कुछ ऐसा नहीं है डिस्कस करने वाला। ठीक है, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी गणतंत्र हुआ, उसके बाद 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जाए। तो आपका क्या हुआ? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अभी आपसे एक क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, ठीक है, कि भारत की राजभाषा बता दीजिए कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों कौन कौन है। ठीक है, दोनों का उत्तर अगर हिंदी हो तो केवल हिंदी लिख करके भेजिए, और यदि कुछ और हो तो आप लोग तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में और लिख करके सेंड करते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। अभी घूमकर फिर इस चीज को देखते हैं, तब तक आप लोग उत्तर देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? अब यहां पर बात है संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। ठीक है, संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक है, और चारों ऑप्शंस को देखकर आप उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। आप लोगों का उत्तर आ रहा होगा दोस्तों। देखिए जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, वो किसने रखा था? तो वो रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव और कहां पर? संविधान सभा में किसने रखा? गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था। ये नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, उसी को संविधान की उद्देशिका के रूप में आगे बढ़ाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक रचना है गीतांजलि, जिसके अंग्रेजी अनुवाद पर 1913 में क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि पहले भारतीय बने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसमें? साहित्य में। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका ऐसा कुछ हिंदी वाला है नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? रोजगार परक शिक्षा योजना जो है 1937 में जो इन्होंने दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था या किसने सुझाया था? तो दोस्तों दोनों में अंतर समझिए। ये देखिए संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है भैया, और ये जो है ये भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, तो आपका उत्तर दोस्तों आना चाहिए, फटाफट से उत्तर दीजिए। और इसका जो उत्तर है ना दोस्तों वो आपका है बी वाला, मदन मोहन मालवीय। एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर है? मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने ही हिंदी भाषा को जो है सबसे पहले ये सुझाया था कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा को ही आगे किया जाए। ठीक है, तो किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। बाकी के ऑप्शंस पर ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने जो है प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, पहले अगर न्याय मंत्री की बात करें तो वो भी भीमराव अंबेडकर जी ही थे। इनकी एक प्रतिमा बनाई जा रही है, उसका उत्तर आप लोग जानते हैं कहां पर? महाराष्ट्र के लातूर में बनाई जा रही है इनकी प्रतिमा। ठीक है, तो वो चीज आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। चलिए पीछे आपसे एक प्रश्न किया गया था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों देखिए राजभाषा जो प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, तो राजभाषा हमारी हिंदी तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो होती है ना कि किसी राष्ट्र में लगभग 80% लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। जितने लोगों ने राष्ट्रभाषा को हिंदी बताया है उन सभी का आंसर जो है गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से गा किस प्रकार की ध्वनि है?
दोस्तों जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए कि उच्चारण की दृष्टि से गा जो है किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, अब हम चलते हैं एक एक चीज को समझते हैं। कल हमने बताया था आपको, ठीक है, कि का वर्ग जो होता है वो कंठ होता है। देखिए कंठ उच्चारण स्थान है, क्या है, कंठ उच्चारण स्थान है, और जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ कहा जाता है, ठीक है। जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो दंत से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दंत्य कहा जाता है। और मूर्धा से जो बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों यदि उच्चारण स्थान पूछे तो ये है, और उच्चारण की दृष्टि से प्रकार पूछे तो इधर वाला हो जाएगा। और यहां तो वही पूछा है कि उच्चारण की दृष्टि से बताइए, तो आप जानते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, मतलब जो का वर्ग होता है वो कैसा होता है, कंठ वाला होता है, मतलब उच्चारण स्थान कंठ होता है। और वर्ण का प्रकार क्या होगा, उस वर्ग का जो प्रकार होगा उच्चारण की दृष्टि से वो कंठ हो जाएगा, ना कि कंठ। तो क्या उत्तर सही है, कंठ सही है, बाकी के सभी गलत। आगे चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन अघोष महाप्राण व्यंजन है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, अघोष महाप्राण व्यंजन। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको समझना है, सबसे पहले आपको देखना है अघोष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, और महाप्राण भी होना चाहिए। अब अघोष की बात करें तो क्या क्या आता है, अघोष में आपके आएगा दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण, मतलब वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। सघोष में क्या आता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और इसमें क्या क्या और आता है, अघोष में सा आएगा, बड़ा सा आएगा, और ये वाला सा आएगा, मूर्धन्य सा आएगा। ये इतने जो आते हैं ये किसमें आते हैं, 5 5 10 3 13 जो वर्ण है वो अघोष में आते हैं, ठीक है। बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण आपको पता है अल्प के बाद जो बचता है 1 3 5 ये अल्प में जाता है, बचा दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। और इसी के साथ इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। कौन आता है, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आता है। तो दोस्तों देखिए आपको समझना है कि क्या क्या इसमें रहेगा। अब देखिए अघोष और महाप्राण दोनों कौन होंगे, या तो सा मिल जाएगा, देखिए उसमें है, और दूसरा वर्ण होना चाहिए तब हो जाएगा। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सा क्या है, सा तो है, क्या है, ये अघोष भी है, और दोस्तों देखिए महाप्राण भी है। तो ये तो ठीक है, ये तो सही हो रहा है, लेकिन का देख लीजिए क्या है, तो का आपका पहला अघोष तो है लेकिन ये महाप्राण नहीं है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। छा की देखिए टा और डा की बात कर लीजिए, टा क्या है, टा जो है पहला वर्ण होता है वर्ग का, तो ये अघोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं है, मतलब ये भी गलत। ता की बात करें तो ता में भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये भी पहला वर्ग है, वर्ग का पहला वर्ण है, जबकि पहला वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता है, सीधे गलत। अब बात करें छा और शा की, तो यही सही, कैसे, चा छा, मतलब जो छा है ये वर्ग का दूसरा वर्ण है, कैसा है, दूसरा वर्ण है। देखिए दूसरा वर्ण आपका अघोष भी है और महाप्राण भी है, तो ये सही। बड़ा शाह मतलब आपके तालव्य शाह की बात करें तो ये भी दोस्तों देखिए ये अघोष भी है, और क्या है, ऊष्म व्यंजन है, मतलब महाप्राण भी है, ठीक है। तो आपका कौन सा उत्तर सही, बी वाला उत्तर सही हो गया। आगे चलते हैं। इस तरीके के प्रश्न अब आपकी परीक्षाओं में बनेंगे, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न अब आपको उलझाने के लिए बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए कि कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, ठीक है। अभी भक्ति काल के बारे में देखिए, तो ये भी भक्ति काल, ये भी भक्ति काल, ये भी भक्ति काल, तो ये सारे ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, बिहारी सतसई, जो कि रीति काल के कवि हैं। कौन से, रीति काल के कवि हैं, और उसमें भी रीति सिद्ध में आते हैं, ठीक है। तो ये रीति काल के कवि हो गए कौन, बिहारी सतसई, ठीक है। सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है। तो ये जो है बिहारी लाल जी की पंक्तियों के बारे में कहा जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि थे। कौन,
गागर में सागर भरने वाले कवि। ठीक है, देखिए इनकी एक और पंक्तियां हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। यहां देखिए कबीरदास, ठीक है, इनकी एक रचना है बीजक संग्रह है ये, साखी शबद रमैनी, और इसका संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। बीजक, सूर सागर साहित्य लहरी सूर सारावली, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर तुलसीदास जी की बात करें तो बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामचरितमानस है। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? दोहावली है, कवितावली है, ये सब किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। ये तीनों लोग कैसे थे? भक्ति शाखा के, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, अगर भक्ति काल की बात करें ना तो उसमें भी दो भाग में बटा था, एक सगुण और एक निर्गुण। देखिए कैसे कैसे, एक सगुण थे और एक निर्गुण थे। और सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है? सगुण मतलब जो किसी एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है, तो वो सगुण, और सगुण में भी दो थे, एक राम भक्ति शाखा के थे। ठीक है, राम भक्ति करने वाले थे, एक कृष्ण भक्ति करने वाले थे। इन्हें रामाश्रयी और इन्हें कृष्णाश्रयी कहा जाता था। निर्गुण में संत और सूफी दो थे। ठीक है, अब अगर राम भक्ति शाखा की बात करें तो जो तुलसीदास जी थे ये राम भक्ति शाखा के थे। ठीक है, और ये जो सूरदास जी थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। और निर्गुण में बजाकर देखेंगे तो निर्गुण के जो प्रवर्तक थे ना वो कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी थे। तो इस तरीके से जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो अच्छे से डिसाइड मतलब बांट कर पढ़ेंगे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्न में कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। आज बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिले होंगे ना जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। देखिए तो यहां पर देखिए मनमथ, मतलब जो मन में उत्पन्न होता है, तो कौन होता है? वही तो कामदेव होता है। तो ये भी आपका जो है नहीं, ये कामदेव का पर्यायवाची है, जबकि नहीं पूछा है तो ये भी गलत। अनंग मतलब अनधन अंग, जिसका अंग ही नहीं है उन्हें भी क्या कहा जाता है? कामदेव ही कहा जाता है, तो ये भी गलत। बात करें मनसिज, मतलब मन है धन जा, मनोज और मनसिज ये सभी किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनसिज भी यही होता है कि मन में सृजित होने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले, तो वो भी कामदेव हो गए। बात करें कुमार की तो दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। इन्हें स्कंद भी कहा जाता है। क्या? स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय को कुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। समझ गए आप लोग अच्छे से? आगे चले दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में जो रेखांकित है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। चलिए आपके सामने ऑप्शन है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों का उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई जा चुकी हैं इसी चैनल पर। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर भी हिंदी की सारी क्लासेस दी गई हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में चलिए देखते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब बूंद बूंद टपक रहा है मतलब जो टपकने की क्रिया हो रही है ना, इसकी विशेषता क्या है कि ये बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी। अगर उसमें भी पूछे कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों देखिए क्रिया विशेषण जो होते हैं ना वो अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पूछे किस प्रकार का है, तो आप क्या बताएंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, जिसमें जो क्रिया के होने का तरीका बताता है तो वो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कहें गोलियां तड़ातड़ चल रही है, तो गोलियों के चलने की विशेषता क्या है? तड़ातड़ चल रही है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, ये किसमें आएगा? क्रिया विशेषण में आ जाएगा। ठीक, आगे चले दोस्तों। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक है, चारों किसी ना किसी अग्नि से ही संबंधित हैं, तो फटाफट से बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक एक चीज को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए
ये है लिखा है दावाग्नि, मतलब दावा धन अग्नि। क्या है? दावा धन अग्नि, मतलब दावा में लगने। दावा किसे कहते हैं? तो दावा दोस्तों कहते हैं जंगल को। किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं दावा। मतलब जंगल में लगने वाली आग क्या हो जाएगी? दावाग्नि हो जाएगी। ठीक है। बात करें दावानल की, तो दावा धन अनल क्या हो जाएगा? दावा धन अनल। तो दावा मतलब जंगल और अनल अग्नि का ही पर्यायवाची है। तो दावानल या दावाग्नि दोनों एक ही चीज हो गई है। ठीक है। तो मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि ये तो जंगल की आग हो गई। बात करें जठराग्नि, जठर मतलब होता है पेट और अग्नि मतलब आग, मतलब जो पेट की आग होती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। तो बचा क्या आपके पास? बड़वाग्नि। यही आपका क्या है? सही उत्तर है। इसे कहते हैं बड़वा धन अग्नि, मतलब जल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है। समुद्र में या जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि या बड़वानल आ जाए तो बड़वानल। ठीक है। बड़वाग्नि या बड़वानल। तो आपने 3 प्रकार की अग्नियां जो होती हैं उसके बारे में आपने देख लिया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो लोग क्या लगाते हैं? संस्कृत लगाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। तो रामचरितमानस जो दोस्तों लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में। किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा है। आप सभी का उत्तर आ रहा होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर आ रहा होगा। कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर इंग्लिश की क्लास चला दीजिए। देखिए दोस्तों, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना आपने कवर कर सकें आप। ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश भी शुरू कर दूंगा तो बाकी की क्लासेस कैसे करवा पाएंगे? हम भी जॉब करते हैं तो उसके बाद जितना टाइम मिलता है सब आप ही लोगों को दे देते हैं। ठीक है। और यकीन मानिए कि आपको पढ़ाने के लिए मैं भी पढ़ता हूं, क्योंकि बिना पढ़े चीजें व्यवस्थित क्रम में नहीं पढ़ाई जा सकती, इतना आप याद रखिए। ठीक है। तो चीजें अच्छी मिलनी चाहिए। अब देखिए, इंग्लिश के लिए आप लोग कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी की चीजें जो यहां पर चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करेंगे। जितने का टाइम फिक्स कर दिया गया है उतने का ही टाइम फिक्स होगा। देखिए, आज की जो 8 बजे वाली क्लास है आपकी, उसके लिए एक सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है। क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि सर 8 बजे की जो क्लास है, ठीक है, 8 बजे वाली जो क्लास है इसको 9 बजे कर दिया जाए। 9 बजे ये होता है कि जो हमारी बहनें हैं जो भोजन पकाती हैं, खिलाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा कि वो 9 बजे तक फ्री हो सकती हैं। ठीक है। तो 9 बजे वो भी वो क्लास ज्वाइन कर लेंगी। तो हो सकता है कि ये टाइम 9 बजे किया जाए। यदि ऐसा होता है तो आपको टेलीग्राम पर सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? चलिए, फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको कई सारी चीजें आज समझ लेनी है। ठीक है। जितने अभी संविधान नहीं पढ़ रहे हमारे साथी, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है और ये प्रश्न परीक्षाओं में अब पूछे भी जाते हैं। देखिए, भारतीय भाषाओं का को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची, ठीक है, भाग और अनुच्छेद, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अनुसूची की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची है, सभी का उत्तर सही आ रहा होगा। भाग की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात, देखिए दोस्तों, एक एक चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है। तभी आगे बढ़ना है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक इसी राजभाषा के बारे में पूरी पूरी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17, अनुसूची 8, और कितनी भाषाएं बताई गई हैं? तो 22 भाषाएं हैं जिन्हें जो है कि संविधान की अनुसूची 8 में दर्जा दिया गया है। ठीक है। मतलब 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। यहां पर आपका उत्तर कौन सा सही है? 8वीं अनुसूची में संविधान के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए? डन है। आगे चले दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आगे चले दोस्तों, देखिए 15वां प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव कौन सा शब्द है जो तद्भव है? फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दीजिए भैया। ठीक है। नहीं तो एक यात्रा से आप चूक जाएंगे।
और वो यात्रा क्या होगी, आप दूसरों को देख देख के रोते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो यात्रा नसीब नहीं हो पाएगी भैया। तो पढ़िए और उस यात्रा का भी आनंद लीजिए, अपनी यात्रा में शामिल होइए, ठीक है। देखिए, पढ़ाई जो है ना बहुत आवश्यक होती है, और समस्या ये भी हो जाती है कि हमारे राज्य में जो भर्तियां आ रही हैं ना, उनकी दशा बहुत ही अजीब है, ठीक है। ना तो कुछ कंफर्म होता है कि किनको किनको परीक्षा देनी है, और ना तो पता चलता है कि कब परीक्षा होनी है, इसलिए लोगों का मनोबल टूट जाता है। मैं भी ये सारी चीजें महसूस कर चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगा कि जो बुरा समय होता है ना, वो भी धीरे धीरे बीत जाता है। तो आप लोग इसे बुरा समय समझ लीजिए कि ये भी धीरे धीरे बीत जाएगा और वैकेंसी आपको मिल जाएगी। लेकिन इस समय को अगर आप बुरा समझकर छोड़ देंगे कि एकदम हटाइए, पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, जब भर्ती आएगी तो पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस समय को पढ़ाई के साथ आगे बढ़ाइए, ठीक है, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी भर्ती आए आपके दिमाग में टेंशन कोई ना रह जाए, ठीक है। चलिए, तद्भव की बात हो रही है, ठीक, तो बात करें। देखिए, बहुत लोगों ने वानर भी सही लगाया होगा, ठीक है, और बहुत लोगों ने आंसू सही लगाया होगा। तो सबसे पहले चलिए एक एक चीज डिस्कशन अभी करते हैं। जितने लोगों ने वानर लगाया वो एकदम सरासर गलत लगा दिया है। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां वानर है आपको मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, वानर है आपको मिलता है, तो ये क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम है। तो यहां पर ये उत्तर भी आपका गलत रहेगा, क्योंकि तद्भव पूछा है, तो ये भी गलत। उच्च क्या है दोस्तों, तो ऊंचा जो होता है ना, ये इसका तद्भव होता है, मतलब ये भी तत्सम है, तो ये भी गलत। एकत्र का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, तो इकट्ठा जो होता है वो तद्भव, और एकत्र क्या है, तत्सम, तो ये भी गलत। आंसू क्या होता है दोस्तों, अश्रु, अश्रु होता है इसका तत्सम, और आंसू क्या है, तद्भव होता है। जहां भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए वो हमेशा तद्भव होगा, कहीं भी मिल जाए, ठीक है। ये जो अर्धचंद्राकार वाला होता है ना, कहीं भी मिल जाए, ये कैसा होता है दोस्तों, ये हमेशा आपको मिलेगा तद्भव में, तत्सम में कहीं नहीं मिलेगा। दो चीजें, जहां पर एक ये वाला आ जाए, केवल अर्धचंद्राकार आ जाए, तो ये आपका विदेशी हो जाएगा हमेशा, ये आगत होते हैं। और दोस्तों, जहां पर आपको ये अर्धचंद्राकार मिल जाए ना, ये हमेशा तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा, आप कहीं भी जाकर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, डन है। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है विदेशज है, ठीक है। तो जब मैं देसी विदेशज शब्द पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कई शब्द, देखिए ये आपको रटने पड़ते हैं, क्या होता है, रटने पड़ते हैं, ठीक है। रिक्शा जो होता है ये जापानी शब्द है, क्या है, जापानी शब्द है, और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, जापानी है रिक्शा। और आपसे आल्पिन भी कई बार पूछा है, जो कि पुर्तगाली शब्द होता है। तो ये कुछ शब्द ऐसे जिनको आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उन शब्दों की लिस्ट भी मैंने एक दे रखी है, वहां जो भी जब मैंने ये तद्भव तत्सम पढ़ाया था तो वहां इस चीजों को अच्छे से बताया भी है। बाकी के दोस्तों जो है वो यही के ही शब्द हैं, देशज हैं, ठीक है। तो ये आप रिक्शा जो आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, डन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17वां कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। बात क्या है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहले ऑप्शंस को आप देख लीजिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मां बेटी से खाना बनवाती है, मैंने पाठ पढ़ लिया और उसने नहा कर भोजन किया, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि इसमें दो क्रियाएं होती हैं। कितनी, दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया शुरू होती है। क्या होता है, एक क्रिया समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया शुरू होती है। तो जहां भी आपको ये मिले कि एक क्रिया समाप्त हुई दूसरी शुरू हुई, तुरंत आप टिक मारेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहली वाले की बात करें तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ही क्रिया है, और इसमें भी सामान्य क्रिया है। कैसी है, सामान्य क्रिया हो जाएगी आपकी। दूसरा प्रश्न, मां बेटी से खाना बनवाती हैं। जब कोई कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जब कोई किसी को चढ़ा देता है कि चढ़ जाओ भैया, एकदम ये वाला काम तो तुम कर ही लोगे, और वो आदमी जाकर के काम कर आता है, तो क्या हुआ, पहले आदमी उसको प्रेरणा दिया, क्या दिया, प्रेरणा दिया कार्य करने की, तो दूसरे ने कार्य कर दिया। अब यहां पर भी क्या है कि माता खुद नहीं बना रही है, बेटी से खाना बनवा रही हैं, तो प्रेरणा दे रही है, मतलब ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई,
क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, बात करें अगले की कि मैंने देखिए अब और उदाहरण क्या इसमें बताएं, आप यही समझिएगा कि यदि कोई दूसरे से कार्य करवाए, ठीक है, जैसे मालिक नौकर से झाड़ू लगवाता है, तो यहां भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बात करें अगले की कि मैंने पाठ पढ़ लिया, तो यहां पर दोस्तों पढ़ना और लेना मतलब पढ़ और लिया दोनों क्रियाएं हैं। क्या है, दोनों क्रिया हो रही हैं, मतलब पढ़ लिया एक ही क्रिया तो एक ही को दिखा रहा है, लेकिन दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं संयुक्त रूप से, तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, बात करें अगले की तो मोहन उसने नहाकर, पहले नहाने का काम खत्म हो गया फिर भोजन करना शुरू किया, मतलब एक क्रिया खत्म हो गई तब दूसरी शुरू हुई, तो यही आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो उत्तर कौन सा, डी वाला सही, बहुत लोगों ने डी का उत्तर सही दे दिया होगा। ठीक है, आगे चले दोस्तों, 18वां प्रश्न है हमारा, सामासिक पदों युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है कौन सा चिन्ह, ये शायद 69,000 की परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक है, तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए अल्प विराम अर्ध विराम, अब अल्प विराम क्या होता है, जो आप कॉमा लगाते हैं अल्प विराम हो जाता है। अर्ध विराम में क्या, एक बिंदी लगाकर फिर कॉमा लगाया जाता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम क्या, एक लाइन खींच दी जाती है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो गया आपका। ठीक है, चीजें तीनों समझ गए आप, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें योजक चिन्ह की, तो जो आप जैसे आपने लिखा दिन रात, क्या लिखा, दिन रात, तो बीच में ये जो चिन्ह लगता है ना, यही चिन्ह है योजक चिन्ह, जो एक ऐसे छोटी सी लाइन खींच दी जाती है, क्या हो गया, योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जैसे कोई लाइन लिखनी है और आपने यहां ये जो कॉमा लगाया है ना, यही क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। अब आप बताइए, सामाजिक सामासिक पदों या युग्म शब्दों में दिन रात, ठीक है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो दिन रात में कौन सा चिन्ह लगा है, यही तो चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा है, योजक चिन्ह है। शब्द युग्मों की बात करें तो ये भी शब्द युग्म ही तो है, जैसे भाई बहन, ये भी तो शब्द युग्म है, तो इसमें क्या हो गया भैया, यही वाला तो चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह होता है, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, जितने दोस्तों आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिए और स्कोर को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में शुद्ध वाक्य है, चलिए फटाफट से शुद्ध वाक्य का चयन करना शुरू कर दीजिए। मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति भी थे। ठीक है, अगला है, मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। ठीक है, सी वाला है, प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं। ठीक, और डी वाला है, कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए आपको चारों ऑप्शन से समझना है, अगर आप समझ गए तो आपका उत्तर एकदम बढ़िया से आ जाएगा। तो आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, एक एक को हम लेकर चलते हैं। देखिए पहला है, मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति भी थे। अब दोस्तों देखिए यहां क्या समस्या हो रही है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति थे, तो जो ये 4 दिल्ली वाला पार्ट है भैया, तो जो 4 है वो तो दिल्ली के पहले लगा है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि 4 दिल्ली है और वहां के व्यक्ति थे, तो दिल्ली तो 4 है नहीं, दिल्ली तो एक ही है, व्यक्ति 4 आए थे, तो ये 4 कहां होना चाहिए, यहां व्यक्ति के पहले होना चाहिए था 4, मतलब मेले में दिल्ली के 4 व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति के पहले 4 होना चाहिए था, तो ये वाक्य हो गया आपका अशुद्ध। ठीक है, बात करें मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो फूलों की माला तो सही है भैया, लेकिन एक फूलों की माला, तो फूल के पहले जो एक विशेषण लग गया है, तो ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फूल की विशेषता बता रहा है ना, एक फूल है और एक फूल से फूलों की माला कैसे बनेगी, तो ये तो गलत हो गया। तो ये कहां होना चाहिए था, ये माला एक है ना, फूल तो एक है नहीं, तो ये फूलों की एक माला पहनाई, मतलब एक कहां होना चाहिए था, माला के पहले होना चाहिए था, ना कि फूलों के, तो ये भी आपका गलत, दोनों गलत। ठीक है, अगला, प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं, तो भैया यहां पर देखिए अनेकों को एक बार देखिए, अनेक क्या है, अनेक दोस्तों खुद ही बहुवचन होता है, क्या है, अनेक खुद बहुवचन होता है। ठीक है, तो अनेक को बहुवचन बनाने की जरूरत ही नहीं है,
तो ये जो है यहाँ पर अनेक होना चाहिए था कि प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, तो अनेक अनेकों कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अनेक खुद बहुवचन है, तो ये भी गलत। कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे, तो यही वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये आपको अशुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, देखिए ये आपको अशुद्ध रूप में कैसे देखा कि कुछ लोग आपस में परस्पर बातें कर रहे थे। अगर लिख दे आपस में और परस्पर बातें कर रहे थे, तो दोस्तों यहां पर देखिए आपस में और परस्पर दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, ठीक है। तो यहां आपस में तो दिया नहीं है, तो ये वाक्य आपका शुद्ध है। लेकिन अगर इसमें दे कि कुछ लोग आपस में परस्पर बातें कर रहे थे, तो तुरंत गलत मारिएगा, ठीक है। डन है, आगे चलें दोस्तों। अगला प्रश्न है कूप मंडूक का अर्थ है, तो कूप मंडूक का क्या अर्थ है, तो देखिए पहला कुएं में गिरना, दूसरा मूर्ख होना, तीसरा सीमित ज्ञान होना, चौथा दुर्लभ वस्तु होना। तो दोस्तों इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है, कुएं का मेढक। और मेढक क्या होता है, उसी कुएं में रहता है और उसको लगता है कि यही पूरी दुनिया ही है, ठीक है। मतलब उसी में अपने आप को एकदम विद्वान समझने लगता है, समझ रहे हैं ना। ज्ञान उसको सीमित होगा, लेकिन अपने आप को क्या कहेगा कि अरे हम तो सब कुछ जानते हैं। तो यही होते हैं कूप मंडूक, मतलब अल्प ज्ञान होता है उनको। क्या होता है, अल्प ज्ञान होता है, मतलब सी वाला सही हो जाएगा, सीमित ज्ञान होता है। देखिए कुएं में गिरना गलत, मूर्ख होना नहीं, कूप मंडूक जो होता मूर्ख नहीं होता, उसको कम ज्ञान होता, सीमित ज्ञान होता है, तो ये मूर्ख नहीं होगा। दुर्लभ वस्तु तो होती नहीं है ये कोई, तो क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान होना, ठीक है दोस्तों। तो 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आप लोगों ने अपना स्कोर बताना शुरू कर दिया होगा। फटाफट से अपना स्कोर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी अपना स्कोर बताइए, ठीक है। फटाफट स्कोर बताना शुरू कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों आप लोगों का स्कोर कितना आता है। देखिए फिर से वही चीज, आज थोड़ा सा बदल दे रहे हैं कि जो 18 से 20 हैं ये गोल्ड वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों जो 14 से 17 हैं, ठीक है, 14 अंक से 17 हैं वो सिल्वर वाले हैं। और जो 10 से 14 है ना, ये 13 है, ये कांस्य वाले हैं, ब्रॉन्ज मेडल वाले। चलिए देखते हैं कितने लोग गोल्ड में हैं, कितने सिल्वर और कितने कांस्य में आते हैं। आप लोग अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करिए। आज के प्रश्न में कई सारे तथ्यात्मक प्रश्न रख दिए गए थे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों को आप अलग से नोट करके तैयार कर डालिएगा, ठीक। और दोस्तों आप सभी का उत्तर आ रहा होगा कि कितना आपने दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे ही द्वारा रिप्लाई भी मिल रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो होती हैं ये पहले से बनाकर अपलोडेड होती हैं, ठीक है। और आपको लाइव की तरह चलती हैं आपके लिए, और मैं वहां पर आपके कमेंट जरूर देखता हूं, ठीक है। नेटवर्क का इशू होने की वजह से एकदम लाइव जो है कमेंट पढ़ने की आपकी जो सुविधा होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक। तो कमेंट की सुविधा जल्दी ही उपलब्ध होगी, जैसे यहाँ पर नेटवर्किंग की समस्या कुछ हल होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना स्कोर बताना शुरू कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।